हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Okay, let's going to start the basic social life of the Indus Valley civilizations. पिछली वाली क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बेसिक्स को जानने की कोशिश की थी, और अब हम बात करने वाले हैं उसके सोशल लाइफ की। और ये सोशल लाइफ भी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था, और सोशल लाइफ हमने जब समझा था तो हमने देखा है कि देखिए, सोशल लाइफ को समझना है तो हमें रिलीजन्स को कनेक्ट करना होगा। देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए सोसाइटी जो है वो आपकी रिलीजन से जुड़ी हुई है। तो रिलीजन क्या है थोड़ा हम जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें जाना होगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला है, तो वी कैन फाइंड आउट बेसिक फर्स्ट वन बाय वन। हड़प्पा से हमें देखने को मिलेगा, दैट मीन्स एक स्त्री है, उनके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई देता है। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द ट्री। ये एक इंडिकेशन देता है कि कैसे वृक्ष का जन्म हो रहा है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन, और ये मैंने आपको बताया था। और वुमेन का कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जन्म देने का, जन्म देने वाली माता है। हम सभी का जन्म हुआ है और जन्म जो है माता के गर्भ से हुआ है। वी कैन इजिली फाइंड आउट, तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट that means the word goddess. This is the indication of the goddess. और हम देखेंगे कि सोसाइटी में गॉडेस की वर्शिप होती है। और मोहनजोदाड़ो से हमें पशुपति देव मिले हैं, और पशुपति देव से हमने देखा था द कैरेक्टर ऑफ द मेल, पुरुष का कैरेक्टर है, और वो पुरुष का कैरेक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये पशु जो है वो भागते हुए दिखाई देंगे। तो वी कैन से दैट
इस पशु पर कंट्रोल कौन करेगा? इस पशु पर कंट्रोल करेगा पशुपति देव। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द मेल। ये हम यहां देखेंगे कि मैन या मेल का कैरेक्टर है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पशुपति देव है। इसको भी हमने डिस्कस किया था। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और मैंने इसी के बाद बताया था कि लेकिन रिलीजियस लाइफ में हमने ये देखा कि इंपॉर्टेंस किसकी है, देवी या देवता, है ना। देवी और देवता में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो वो हमने देखा था कि देवी इज इंडिकेटिंग दैट इज अ गॉडेस इज इंडिकेटिंग एग्रीकल्चर, और यहां पर देवता दैट इज इंडिकेटिंग एनिमल हस्बेंड्री, ये पशुपालन को इंडिकेट करता है। अब एग्रीकल्चर फर्स्ट था, एनिमल हस्बेंड्री, तो हम देखेंगे प्राइमरी तौर पर एग्रीकल्चर फर्स्ट था और सेकेंडरी नंबर पर एनिमल हस्बेंड्री। वी कैन से दैट कि सोसाइटी में जो है वो आपकी मैट्रियार्कल होगी, जो समाज है उसमें गॉडेस जो है वो ऊपर होगी, और उसके बाद हम देखेंगे गॉड। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन ये है कि गॉड और गॉडेस दोनों की पूजा हो रही है, देवी और देवता दोनों की पूजा हो रही है, बट प्रायोरिटी किसकी है? गॉडेस की है। और यहीं से हमने इंडिकेशंस देखे थे कि सोसाइटी भी जो मैट्रियार्कल होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं सोसाइटी, ये हम यहीं से शुरू करने वाले थे। अब देखिए यहां से हमें देखना है कि द वुमन हैड ए हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, दैट इज द सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल। गॉट इट माय पॉइंट्स? लिखिए आगे हम देखते हैं इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए सोसाइटी जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में हम देखते हैं जनरल है, ओबीसी है ना, एससी है, और ये एसटी है, और ये आज की डेट का है। और ये आज का डेट का जो सिस्टम है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यदि हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो हमें ब्राह्मण देखने को मिलेगा, क्षत्रिय देखने को मिलेगा, वैश्य देखने को मिलेगा, एंड शूद्रास देखने मिलेगी। उस जमाने में कैसा, मतलब इंडस वैली में कैसा था, ये हम नहीं कह सकते हैं कि इट वाज डिवाइडेड इन द मल्टी क्लास। मतलब देखिए मल्टी क्लास में तो था। और दूसरा हम देखेंगे तो इतना तो क्लियर है कि कौन कौन सी क्लास थी ये हमें नहीं मालूम, बट इट वाज मल्टी क्लास सिस्टम। समाज में बहुत सारे वर्ग थे, और ये वर्ग काम के आधार पर निर्धारित थे, या हम कह सकते हैं कि इनके किस आधार पर थे ये हम नहीं कह सकते, बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि ये अलग अलग काम में लगे हुए थे, और अलग अलग काम वाले व्यक्ति अलग अलग वर्ग से रिलेवेंट हो सकते हैं। Got it my points? तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन द मल्टी क्लास, और ये कलाकार हो सकते हैं, क्राफ्टमैन हो सकते हैं, फॉर्मर हो सकते हैं। अब देखिए कलाकार क्या होंगे, तो कलाकार हम देखेंगे जैसे मूर्ति बन रही है, और मूर्तियां बनेंगी तो उसको बनाने वाला भी व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो कलाकार है वो भी यहां पर होगा। गॉट इट माई पॉइंट्स? तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन मल्टी क्लास। समाज को और समझते हैं, और समाज कैसी थी, तो समाज जो थी इट वॉज डिपेंड ऑन द यूटिलिटेरियन आउटलुक, उपयोगितावाद पर आधारित थी। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, मतलब हम इस पॉइंट्स को कैसे समझ सकते हैं। देखो आप लोग जो है भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमें पास करा देना, हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। ये क्या हुआ? ये उपयोगितावाद है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कि देवी और देवता की पूजा करती थी, और ये देवी देवता से क्या रिक्वेस्ट करती थी, दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर द ग्रेट एग्रीकल्चर हमारा अच्छा हो, ऐसा ये रिक्वेस्ट करते थे गॉड और गॉडेस से। एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटेरियन आउटलुक, मतलब हम उपयोगितावाद, हमें जो उपयोग करना है उसके आधार पर होगा, इस तरीके का समाज होता था। तो देयर इज ए क्लियर एविडेंस, ये उपयोगितावाद समाज था, ये इसका एग्जाम्पल है या इसका सपोर्टिंग एलिमेंट है ना। ध्यान दीजिएगा मैंने यहां भी रखा हुआ है, यूटिलिटेरियन आउटलुक का मतलब है दैट इज द वर्शिप ऑफ द गॉडेस, दैट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ द यूटिलिटेरियन आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। आगे हम देखेंगे कि मटेरियलिस्टिक आउटलुक का क्या मतलब होता है। अगले हम देखेंगे सोसाइटी जो है वो भौतिकवादी समाज पर आधारित थी। अब ये भौतिकवादी क्या होता है, तो भौतिकवादी को हम ऐसे समझते हैं जैसे एक भौतिकवादी चीज आपके सामने रखी हुई है जिसका नाम है मोबाइल फोन। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि भौतिकवादी चीजें हमारे जीवन के एक एसेसरीज के तौर पर काम करती हैं। तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो मटेरियलिस्टिक आउटलुक थी। जैसे हम देखें कि हमें लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, है ना। लिपस्टिक का अवशेष का मतलब है दैट मीन्स द कॉस्मेटिक्स, एंड कॉस्मेटिक्स फाउंड इन द चन्नुदड़ो। एक बच्चा जो है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था और एक बच्चा पूछता है कि सर कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक मिली है। देखो यहां पर एक्चुअली समझना है, और समझने का मतलब यह है कि लिपस्टिक जो मिली है, लिपस्टिक जैसे सम काइंड ऑफ द एलिमेंट्स मिले हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं दैट सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द
मटेरियलिस्टिक आउटलुक। इसके अलावा एक चीज और हम समझ सकते हैं, हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने मिले हैं, आभूषण मिले हैं, उसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि समाज जो है वो भौतिकवादी चीजों पर आधारित था। गॉट इन माई पॉइंट्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लिपस्टिक मिली है, दैट इज फाउंड इन द चन्नू दड़ो, तो वी विल क्लियरली से दैट इज यूज ऑफ इंडिकेशंस, दैट इज भौतिकवादी समाज को बताता है। आज भी आप गर्ल्स नाराज ना हो, देखिए बॉयज भी जैसे जैसे अभी रिस्ट वॉच यूज करते हैं तो वो भी एक आपका कॉस्मेटिक्स में ही आ जाएगा, मतलब आपके कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक आउटलुक में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ना समझें, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक रूप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। The use of cosmetics and ornaments clearly indications there is the society was matriarchal, है ना। तो ये इस तरीके के हमें एविडेंसेस मिले। कुछ ये मैंने पिक्चर्स रखी हैं, आप आभूषण को समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें गोल्ड चेन है, आप देखने को मिलेगी, और ये कुछ इस तरीके के ये ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, है ना। और ये कुछ टूट गया है, और यहां से भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ जो different kind of the elements, different kind of the ornaments found in the BC Indus Valley civilizations। तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो आपका भौतिकवादी व्यवस्था पर आधारित थी। आज भी भौतिकवादी चीजों से हम घिरे हुए हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन आप ले लीजिए, जैसे आप आभूषण ले लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज तो बहुत सारा अतिवादी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमें कई कब्र मिली हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द डेली यूज हैव बीन फाउंड विद द डेड बॉडी। अब देखिए कब्र मिली है, और कब्र में हम यहां एक चीज देखते हैं कि डेली यूजेस की चीजें। डेली यूजेस की चीजों का मतलब क्या है? वी कैन से दैट टूथपेस्ट, पतंजलि का टूथपेस्ट मिला है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हमने एक कब्र को निकाला, और उस कब्र में हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास या उस कब्र के पास हमें डेली यूजेस की चीजें मिली हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो सकता है? यदि देखो, जैसे मान के चलिए यू आर गोइंग टू ट्रैवल आप कर रहे हैं ट्रेन से, ट्रेन का से ट्रैवल कर रहे हैं, और आप मॉर्निंग में आते हैं, दैट मीन्स ठीक है आप ट्रेन में मॉर्निंग में, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? वो होगी आपको टूथपेस्ट की, या आपके दंत क्रांति मंजन की। तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग जो है वो ये मानते थे कि मरने के बाद उस व्यक्ति की एक अनदर लाइफ शुरू हो जाती है। देयर इज ए अनदर लाइफ, दैट मीन्स ठीक है, और फिर से एक यात्रा शुरू हो जाती है। और जब वो यात्रा कर रहा है तो यात्रा के दौरान उसे किस चीज की जरूरत होगी? टूथपेस्ट की जरूरत होगी। तो डेली यूजेस की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। दैट इज क्लियर इंडिकेशंस दे बिलीव इन द रीबर्थ थ्योरी। उनका मानना था कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये संभावनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है कि मतलब एकदम ऐसा था, ठीक है। दैट इज द बीसी। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि वी आर जेम्स बॉन्ड 007 एंड वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली क्लू, और हम क्लू के आधार पर ही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एक कब्र मिली है, और उस कब्र में हमें देखने को मिलेगा मेल और फीमेल। अब देखिए मेल और फीमेल की कब्र मिली है। लेट सपोज यहां पर मेल मिले हैं, यहां पर फीमेल मिले हैं। क्या ये सती प्रैक्टिस हो सकता है? तो सती प्रैक्टिस हो सकता है, वी कैन से दैट। लेकिन जब हमने और वेरीफाई किया तो सती प्रैक्टिस के एविडेंसेस आपको मिलेंगे एरन इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि मतलब इस कब्र में संभावना तो हो सकती है कि ये आपका सती प्रैक्टिस हो सकता है, बट एरन इंस्क्रिप्शन में जो कि 510 AD का है, वहां पर ये क्लियरली मेंशन है, या कह सकते हैं कि ये सती प्रैक्टिस जो है वो इसकी शुरुआत 51 AD से शुरू होती है, ईस्वी से शुरू होती है। तब हम ये कहें कि लोथल में जो मिला है दैट इज नॉट सती प्रैक्टिस, ये सती प्रथा नहीं है। एक बच्चे ने पूछा कि तो फिर सर ये कैसे हो सकता है कि लोथल में एक ही घर में ये दोनों मिल रहे हैं? तो हम ये ऐसा कहें कि दोनों कहीं ना कहीं घूमने गए थे, है ना, और वहां पर शायद फ्लड आ गया, और या फ्लड आ गया या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, वो गाना गाते गाते मर गए। तो मेल फीमेल की जो कब्र मिली है वो नेग्लिजिबल है। वी कैन से दैट कि भाई 100 में से 3 कब्र में ऐसा कुछ देखने को मिला है, और उसकी संभावना ये हो सकती है कि वो गाना गा रहे थे हाथ में हाथ डालकर, और शायद कुछ भूकंप आ गया या ऐसा कुछ क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गया जिसकी वजह से हमें एक साथ दोनों देखने को मिले हैं। गॉट इट माई पॉइंट्स? तो यहां पर गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, और गाना गाते हुए आगे की कहानी को और देखते हैं। ये वाला पॉइंट,
यस यस यस, एक्चुअली इट वाज मिस्ड बाय मी। ये हम देखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द पीपल ऑफ सिविलाइजेशंस वर लिटरेट। यहां पर हिंदी में क्या होगा, सभ्यता के लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब है पढ़े लिखे हैं। ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो दे आर, दैट मीन्स आप बेसिकली कह सकते हैं लिटरेट पीपल। शिक्षित कैसे हैं वो हम समझेंगे अभी आगे। अब देखिए एक चीज और देखते हैं। सामाजिक जीवन से या हम कह सकते हैं ज्वेलरी या ऑर्नामेंट से ये पता चलता है कि सोसाइटी वाज, दैट मीन्स उसमें इनइक्वलिटी थी। कैसे समझेंगे, आपने एक कब्र को पकड़ा, उस कब्र में हम देखते हैं एक व्यक्ति ने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, एक व्यक्ति ने जो है वो कॉपर की चेन पहनी हुई है। और गोल्ड की चेन वाला कौन होगा, बप्पी लहरी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बप्पी लहरी होगा। और कॉपर की चेन वाला कौन होगा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द आम आदमी, दैट मीन्स द कॉमन पीपल, है ना, कॉमन पीपल होगा। यहां पर हम देखेंगे कि बप्पी लहरी होगा तो मतलब वो क्या होगा, अमीर होगा। कोई ना कोई बेसिक कह सकते हैं कि रिच क्लास से आता है या किसी ऊपरी वर्ग से आता है। तो एक होगा अमीर, एक होगा गरीब। इस आधार पर हम कह सकते हैं दैट इज द इनइक्विटी इन द सोसाइटी। और एक कब्र को खोज कर ही हमने जानने की कोशिश की है। तो आभूषणों में विविधता समाज में असमानता को बताता है। द पीपल ऑफ सिविलाइजेशंस बिलीव इन द पीस। पीस लोग कौन पसंद करते हैं, दैट मीन शांति, वो करते हैं मर्चेंट क्लास। और मर्चेंट क्लास से संबंधित थे ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि सभ्यता के जो लोग हैं वो पीस में विश्वास करते थे। क्या यहां वॉर जैसे इविडेंसेस मिले हैं, नो। क्या यहां वेपन जैसी बात मिली है, नो। हम ऐसे कह सकते हैं तो दे आर नॉट मच फैमिलियर विद द बेसिकली वॉर एक्टिविटीज, दे आर नॉट मच इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज। इसके अलावा मैंने आपको हॉर्स का भी बताया था, तो हॉर्स के उपयोग की भी उनकी जानकारी नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दे बिलीव इन द मर्चेंट ओनली, दैट मीन्स उनको सुबह 10 से 5 केवल और केवल अपनी दुकान चलाते थे। और जब दुकान चलाएंगे तो लड़ाई झगड़े में उनका ध्यान नहीं जाएगा। लड़ाई झगड़े में नहीं जाएगा तो वो क्या होंगे, वो शांति प्रिय होंगे, दैट इज अ पीसफुल। वी कैन इजिली आइडेंटिफाई अबाउट दैट कि इस तरीके से हम देखेंगे। सोसाइटी की बात करते हैं और सोसाइटी में हम देखते हैं द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन वाज लिटरेट। वो लोग पढ़े लिखे थे, ये हम पता करने वाले हैं अगली स्लाइड्स के द्वारा। तो अभी तक तो क्लियर है, बने रहे, समझ रहा है, ठीक है, आ रहा है आई थिंक। और अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, ये अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें समझना होगा इन तीन चीजों को। पहले, सबसे पहले देखिए, इस चीज को समझने के लिए ये स्क्रिप्ट क्या है उसको मैंने समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज या भाषा का क्या मतलब होता है। लैंग्वेज या भाषा का मतलब होता है मौखिक संचार, देयर इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस जो होगा दैट इज भाषा, लैंग्वेज। वट एवर आई एम सेइंग, मैं आपसे जो कुछ भी बोल रहा हूं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, मैं हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूं, एक मौखिक संचार कर रहा हूं, तो ये मेरी लैंग्वेज हो जाएगी, आइदर हिंदी और इंग्लिश, दैट इज माय लैंग्वेज। दूसरा हम देखेंगे कि लिपि का क्या मतलब होता है। लिपि या स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। तो स्क्रिप्ट या लिपि का मतलब यही है कि जो कुछ मैंने लिखा है, वट एवर आई एम गोइंग टू राइट, जो कुछ मैंने लिखा है उसे मैं किस तरीके से लिखूं, तो ये लिखित संचार हो जाएगा। और लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं क्या। और लिपि शैली क्या होती है, लिपि शैली का मतलब होता है उसे किस तरीके से लिखना है, हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस स्क्रिप्ट। तो ये तीन चीजें क्लियर हैं, मौखिक, लिखित और आपका लिपि। अब हमें समझना है कि लिपि शैली का क्या मतलब। जैसे देखिए, आप हिंदी अंग्रेजी लिखते हैं तो हिंदी अंग्रेजी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे उर्दू कैसे लिखते हैं, आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये हो गई आपकी लिपि की शैली या लिपि लिखने का तरीका। चाइनीज लोग, वो जो आपका जो कोरोना वाले आए थे, वो कोरोना वाले वो कहां से लिखते हैं, वो टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये लिपि लिखने का तरीका ही कहा जाता है लिपि शैली को, स्क्रिप्ट स्टाइल।
अब इतनी इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई। अब हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपको वर्बल या किसी वहां के बारे में बता सके कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया हूं। मेरी तरफ मत देखना भाई, मैं एक्चुअली इंडस वैली से नहीं, मैं यहीं से हूं, भोपाल से, है ना, और वहीं से आपकी क्लासेस हम देखेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन वाला कोई व्यक्ति आपको मिला है क्या, कोई ऐसा? तो क्या बोलेंगे आप आंसर, यस और नो? इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो कहीं ना कहीं आपको कुछ वहां के बारे में बता पाए? तो ऐसा हम देखने को वहां पर नहीं मिला, और हमें ये जानकारी मिली है, मतलब जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो कहीं ना कहीं ग्रैब से। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो क्या हम उनकी भाषा जान पाएंगे? यदि हमें कोई वर्बल कम्युनिकेशन वाला व्यक्ति नहीं मिला है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द बेसिक लैंग्वेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। करेक्ट है? जब तक कि हम उसको पढ़ना लिखना नहीं सीख लेते तो लैंग्वेज स्टिल अननोन, कैन नॉट रीड येट। हम समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम उनकी लैंग्वेज नहीं बता पा सकते जब तक कि हम उनको समझ ना ले कि उनने क्या लिखा है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आप उसके अल्फाबेट्स नहीं जान लेते। करेक्ट है? और यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है, लेट्स सपोज ये है आपका भारत, ये है आपका भारत। ठीक है, आप इसको पढ़ पाए, आप इसको पढ़ पाए क्यों? क्योंकि आपको उसकी स्क्रिप्ट पता है, आपको उसकी लिपि पता है। आप इसको क्यों नहीं पढ़ पाए? आप इसको इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको इसकी स्क्रिप्ट के बारे में कोई भी कहानी या कोई भी जानकारी नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो लिपि है वो जब तक आप नहीं पढ़ लेते आप उनकी भाषा को भी अननोन में ही कहेंगे। अननोन मतलब हम नहीं जानते। जो लिपि है वो हम देखेंगे, दैट इज बेसिक कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफिक कंसेप्ट। मतलब लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, इस तरीके से देखते हैं, ये व्यक्ति जो है वो क्या है, मुस्कुरा रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं और वो इस तरीके से गुस्से में है, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाल भी जो है वो नीचे लटक रहे हैं, ऐसे हम समझ लेते हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? ए वाला व्यक्ति और बी वाले व्यक्ति में फर्क क्या है? आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो हैप्पी है? हु इज हैप्पी, ए और बी? आप आसानी से कह देंगे कि ए जो है वो हैप्पी है। क्यों भाई? आपने कैसे समझा? आपने उसके स्माइल के माध्यम से, आपने उसकी इमोजी के माध्यम से, या आपने उसके भाव के माध्यम से, जो फेस के एक्सप्रेशन हैं उसके आधार पर आप इजीली समझ सकते हैं कि दैट इज बेसिक कह सकते हैं दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी। और ये हैप्पी व्यक्ति जो है वो बताता है कि हम कहीं ना कहीं इसकी लिपि को इस तरीके से समझ रहे हैं कि ये जो उसके भाव हैं उसको हम समझ पाएंगे। Got it my points? तो on the basis of the facial expressions we can easily identify the people of the BC Indus Valley civilization। तो यहां की लिपि कैसी है? वो भाव चित्रात्मक है। लेकिन ये कैसे लिखी जाती है? ये लिखी जाएगी आपकी, वो मिलेगा हमें थर्ड वाले पॉइंट में, एंड दिस स्टाइल इज कॉल्ड बेस्ट फ्रेडन स्टाइल। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपका हिंदी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अंग्रेजी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट आप लिखते हैं। आपका उर्दू जो है वो आपको देखने को मिलेगी राइट टू लेफ्ट। वैसे ही यहां की लिपि मतलब ये कैसे लिखी जाती? तो ये बेस्ट ऑफ फ्रेडन स्टाइल का मतलब है लेफ्ट टू राइट, कुछ इधर जाना, फिर उसके बाद हम देखेंगे राइट टू लेफ्ट, इधर जाना, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट। तो ये हमें समझ में आता है कि ये लिखने का तरीका था, और ये लिखने का तरीका है बेस्ट ऑफ फ्रेडन स्टाइल। तो वी कैन से दैट कि बेस्ट ऑफ फ्रेडन स्टाइल वाज दैट इज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं ये कहूं कि ये लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं? Yes or no? We can say that कि we easily say that कि they are familiar with the some kind of the script, some kind of the language, और इस आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि the people of Indus Valley civilization was the literate। उन्हें भाषा का ज्ञान था, उन्हें लिखने का ज्ञान था। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं। अब वो हमारी समस्या है, मतलब या जो आगे रिसर्च होंगी तो उसमें हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, ये है बेस्ट ऑफ फ्रेंड का स्टाइल। गॉट इट माय पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ साइंस। अब देखो क्या हुआ कि जो अभी मैंने आपको बताया कुछ भाव और कुछ बेसिकली इस तरीके के टोटल कितने मिले हैं, टोटल दैट इज बेसिकली टोटल आपको 400 to 600 मिले हैं, 400 से 600 अल्फाबेट्स मिले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इनमें से लेकिन केवल जो मूल संकेत है दैट मीन ओरिजिनल फॉर्म, वो केवल आपके 40 से 60 है। ठीक है, अब इसको कैसे समझे, देखो बेसिक साइन को कैसे समझते हैं, ऐसे देखिए, ये क्या है अंग्रेजी का ओ और ये क्या है अंग्रेजी का क्यू। हिंदी वाले बुरा ना माने, ठीक है, ये लिख लिए आ और ये है बड़ा आ, करेक्ट है। अब ये दोनों लेटर्स जो है उनमें एक समानता ये है कि इन दोनों लेटर्स की शुरुआत हुई है ओ से, इसकी हुई है आ से। ठीक है, फर्क केवल क्या है, मैंने इसमें एक डंडा लगा दिया यहां, एक डंडा यहां लगा दिया और इस आधार पर ये बन गया बड़ा आ और इस आधार पर ये बन गया क्यू। गॉट इन माय पॉइंट्स। तो मैं ये कहूं कि ऐसे और ऐसे शब्द तो हैं कितने, 400 to 600, करेक्ट है, 400 to 600, लेकिन इसकी ओरिजिनल कहां से हुआ, ये शुरुआत कहां से हुआ, तो वो होंगे बेसिक साइंस या मूल साइंस। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस, ठीक है, और एग्जांपल्स मैंने दिया है और उस एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या आइडिया लगाना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जेम्स बॉन्ड, और उसके जरिए हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको जेम्स बॉन्ड का अंदाज पसंद आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि चीजों को समझना है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये है इन सब बेसिस पर जो हमने पीछे देखा, इन सब बेसिस पर मैं ये कह दूं कि ये लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, तो यस और नो आंसर आएगा यस। वो बात अलग है कि हम नहीं उनकी लिपि को पढ़ पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए अनपढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए। गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम भाषा और लिपि के आधार पर हम कह सकते हैं द पीपल ऑब्वियसली कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लिटरेट। अब देखिए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इसको समझते हैं कैसे है। इंडिया में आप देखेंगे क्या कौन सा सिस्टम है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है ना, तानाशाही आजकल कुछ ज्यादा चल रही है हालांकि वैसे, ठीक है। या आप देखेंगे आपका दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम है, मतलब आपका संवैधानिक राजतंत्र, या हम देखेंगे राजतंत्र या मोनार्कियल सिस्टम है। ये दो चार सिस्टम होते हैं दैट इज जो आपके सिस्टम को चलाते हैं या व्यवस्था को चलाते हैं। हमारा देश जो है वो किस पर आधारित है, डेमोक्रेसी पर आधारित है, बट हमारा सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अब आप बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा था, कैसा सिस्टम हुआ करता था पॉलिटिकल व्यवस्था के अंतर्गत। क्या राजा था वहां, क्या वहां पर बेसिकली कह सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मामले में ये बात जो है हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन वट एवर इन द सिस्टम, ठीक है, जो कुछ भी था वो बहुत ही वेल मैनेज्ड। मैनेज का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित था। बहुत ज्यादा व्यवस्थित कैसे था वो हम समझते हैं आने वाले स्लाइड्स के द्वारा। दैट इज बेसिक कह सकते हैं देयर इज नो क्लियर एविडेंस अबाउट द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सिविलाइजेशंस। नेचर का मतलब है क्या डेमोक्रेसी था, नहीं मालूम, ठीक है। क्या मोनार्कल सिस्टम था, नहीं मालूम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, नो मालूम, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या राजतंत्र था, हमें नहीं मालूम। लेकिन वट एवर दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित था। वो व्यवस्थित क्यों था वो हम समझ सकते हैं। वट एवर द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज क्लियर दैट द हड़प्पा हैड ए वेरी इफिशिएंट एंड द वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वहां राजनीतिक संगठन की प्रकृति कुछ भी हो, लेकिन वो जो कुछ भी था वो बहुत ही अच्छा प्रशासनिक था, वो बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक मशीनरी थी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए क्या है, इसको कैसे समझते हैं। प्रशासनिक मशीनरी इसलिए थी क्योंकि आप देखेंगे कि जो टाउन है वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था।
ग्रिड सिस्टम पे आधारित था। जो आपकी जो सिटी है वो बहुत ही ज्यादा प्लान्ड थी, नगरीय नियोजन व्यवस्था थी। नगरीय नियोजन का मतलब है आप देखेंगे कि उस सिटी में जो आपका दैट मीन्स ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत ही उच्च कोटि का था। ड्रेनेज सिस्टम आपका उच्च कोटि था। जो आपकी जो सड़कें हैं वो हम देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम दैट वाज वेरी हाई क्लासेस, ठीक है। सिटी बहुत प्लान थी, ग्रिड सिस्टम था। ये सब चीजें ये बताती हैं कि ऐसा कोई ना कोई सिस्टम तो काम करता होगा जो इसको वेल ऑर्गेनाइज करता है। सिटी वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज द वेस्ट पार्ट, वन इज द ईस्ट पार्ट, ठीक है। और हम देखते हैं कि पश्चिम वाले भाग में क्या क्या है, कुछ इस तरीके से हम देखने हुए। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड फोर्टिफाइड। इसे क्या किया गया था, इसे दुर्गीकृत किया गया था। दुर्गीकृत का मतलब क्या है कि वहां पर कोई व्यक्ति जो है वो जा नहीं सकता था या उस पर सिक्योरिटी थी। एंड दिस ईस्ट पार्ट इज यूज फॉर द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब क्या हो गया, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल। और इस वाले भाग को दैट इज बेसिक कह सकते हैं ये हाई था, दैट मीन हाई टेरेन पे था, ये ऊंचाई पर था। ये ईस्ट वाला क्या है, निचले वाले भाग पर था। ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसा, ये है ऊंचाई वाले भाग पर और ये है नीचे वाले भाग पर। तो कोई व्यक्ति जाना पड़ता था, उसको यहां पर इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला व्यक्ति है वो कहां पर रहता था, वो वेस्ट वाले में था और वो ऊंचाई पर रहता। अभी आप देखो, इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि जैसे दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में आप देखेंगे द हेड ऑफ द स्टेट कहां रहता है, रायसीना हिल्स। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का दैट मींस द हेड ऑफ द स्टेट है ना। और वो कहां रहते हैं, रायसीना हिल्स पर। और आम आदमी अरविंद केजरीवाल दैट मींस द कॉमन पीपल वो कहां रहते हैं, वो निचले दैट मींस यहां हम कह सकते हैं अपर टाउन पर रहते हैं ये। और लोअर टाउन पर कौन रहता है, कॉमन पीपल, है ना। कॉमन पीपल मतलब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन वाला व्यक्ति कौन हो गया, दैट मींस वो आपका यहां रहता है। जबकि लोअर पीपल मतलब मैंगो पीपल वो यहां पर रहेगा। कॉमन पीपल मतलब ये है ना, जिस ये इस तरीके से। तो ये वाला भाग हो गया अपर पार्ट, ये हो गया आपका लोअर पार्ट। और ये अपर पार्ट ही क्या होता था, ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशंस को हैंडल करता था। कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमें नहीं मालूम क्या था, बट इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कई स्टेट आप देखेंगे, जैसे आप कभी एमपी आए और एमपी में आया, भोपाल में आया, तो भोपाल का जो सीएम है वो भी वो भी आपका हिल्स पे रहता है, जबकि आम आदमी जो है वो निचले स्थान पर रहता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं हिस्ट्री इज जस्ट डिपेंड ऑन द बेसिक कंपैरिजन। मतलब हिस्ट्री को आप कंपेयर करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस में प्रोबेबली रूल्ड बाय द बिजनेस क्लास। देखो इस पॉइंट को कैसे समझते हैं। अब देखो मेरे को नहीं मालूम या हमको नहीं मालूम कि कौन सा क्लास था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा था। अब हम देखें कि मेनली जो हमारी जो व्यवस्था है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो किस पर आधारित थी, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है आपका मर्चेंट क्लास या व्यापारी क्लास। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हुए हैं। अभी हम चर्चा करेंगे हालांकि, ठीक है। इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हैं और इंडस्ट्रीज से भी हम देखेंगे मर्चेंट क्लास देखने को मिलता है। तो मैं ये कहूं कि जो क्लास है दैट इज वो सुपीरियर कौन सी होगी, वो मर्चेंट क्लास होगी। अब ये मर्चेंट क्लास ही कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करती होगी। इसको हम ऐसा समझते हैं कैसे, देखिए बीजेपी जीते या इंडियन नेशनल कांग्रेस जीते, उन दोनों को पैसा कौन देता होगा, अंबानी। नाम तो सुना ही होगा। और अंबानी जो है वो 400 करोड़ रुपए दे देता है और इसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है। तो जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी योजना बनाती है सरकार, वो किसके हिसाब से होगी, अंबानी। तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में आप देखिए कि अंबानी मतलब मर्चेंट क्लास जो है वो रूल कर रहा है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ध्यान दीजिएगा, जियो दंदनादन, जियो का नाम तो सुना होगा और जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। हम टेलीकॉम या मोबाइल कम्युनिकेशंस के माध्यम से समझ सकते हैं। और जियो किसका है, आपको नाम तो पता ही होगा, है ना। तो एक वर्ग है विशेष वर्ग, और वो विशेष वर्ग जो है वो मर्चेंट क्लास से आता है। और इस आधार पर आप समझ सकते हैं, आई होप ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो पॉलिटिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन से दैट इज प्रोबेबली दैट इज रूल्ड बाय द मर्चेंट क्लास। इसके बाद हम देखेंगे कि
कौन सी व्यवस्था होगी, सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइजेशन था? तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायत सिस्टम, और सेंट्रलाइज का सिस्टम का मीनिंग तो आपको पता ही है। तो जो कुछ भी है दैट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड दिस इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब कोई ना कोई एक व्यक्ति करता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा हिंदी का मेरा पीछे छुप गया होगा, है ना, बुरा मत मानना। केंद्रीकृत प्राधिकरण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति ही जो है वो हैंडल कर रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, उसके आधार पर ही हम ऐसा कहेंगे कि इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को हमने समझा और इस व्यवस्था को हम ऐसे समझ लेते हैं। आपके सामने एक मैप जो है वो चमक रहा होगा, और मतलब चमकने का मतलब है दैट मींस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इस मैप में, ये मैप है साइट प्लान ऑफ द मोहनजोदाड़ो। देखिए, दो सिटीज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दो खास सिटी देखनी है। सबसे पहला तो है हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद हमें मोहनजोदाड़ो को देखना है। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक मैच्योर सिटी के फॉर्म में आती हैं, मतलब ये विकसित सिटी हैं, और इनको यदि हमने समझ लिया तो हम बाकी को भी समझ लेंगे। और यहां हम देखेंगे कि जो मैच्योर साइट है वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को अपन ने समझ लिया तो हम बाकी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के शहर हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली देखिए रेफरेंस पॉइंट है, हमें इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ज्यादा नहीं वो देखना है, बट मैं अभी आपको क्लियरिफाई कर दूंगा तो ये चमकना वाला जो है वो सिस्टम भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक चीज समझिए सबसे पहले कि आप किसी भी सिटी में जाते हैं, और सिटी में जाते हैं तो एक कॉमन फीचर क्या होता है? कॉमन फीचर ये होता है कि जहां रेलवे स्टेशन है वहीं पर आपको दैट मींस बस अड्डा मिलेगा। दैट इज वेरी कॉमन फीचर ऑफ द ऑल सिटी, एक्सेप्शनल एवरीवेयर, मतलब कहीं ना कहीं क्या होंगे, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन फीचर जो है वो आपको हमेशा हर जगह दिखेगा। आप किसी भी शहर में चले जाइए, मेरी बात समझ में आया? जैसे आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में आप हजरत निजामुद्दीन को देख लीजिए, और हजरत निजामुद्दीन के बगल में आपको सराय काले खां मिल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स, है ना? और बाकी जगह का भी आप इसी तरीके से रेफरेंस के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिटी जो है उसका एक कॉमन फीचर आपको देखने को मिलता है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है। अब ऐसा ही फीचर हम देखते हैं। अब मैं मैप उठा रहा हूं मोहनजोदारो का, और ये मोहनजोदारो का एक मैप है, और इस मोहनजोदारो से हम हर जगह का समझने की कोशिश करेंगे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मोहनजोदारो में क्या प्लान है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, दैट इज द बेसिक ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया गया है, ये हमने देखा। ठीक है, ग्रिड सिस्टम हमने देखा। आप आज की डेट में चंडीगढ़ चले जाइए, चंडीगढ़ इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिटी, कुछ इस तरीके से है। और ग्रिड सिस्टम को थोड़ा और अच्छी भाषा में समझा देता हूं। कोई व्यक्ति मान के चलो यहां पर है, और कोई व्यक्ति यहां से एंट्री कर रहा है, और आपने पूछा कि भाई आप यहां से चले जाइए, और यहां से जाकर आप इस तरीके से आप यहां पर मुड़ जाएंगे, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी क्लियर दैट मीन्स सिस्टम, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ शहर क्या है, ऐसे बसे हुए, ये कचरा कह सकते हैं। ठीक है, ये कचरा बसे हुए। अब आपको जाना है ए पर, है ना, और आप यहां से एंट्री कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप 50 जगह 50 लोगों से पूछेंगे, तो ये क्या है? दैट मींस अनऑर्गेनाइज प्लानिंग है शहर की, और ऐसा आपको कोई बहुत से शहर देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज द वेरी क्लियर, दैट इज द बीसी ग्रिड सिस्टम ऑफ द बीसी चंडीगढ़ सिटी। तो ऐसा कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो व्यवस्थित है, ये है आपका ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम वाला भाग है, और ये हमारा ईस्ट वाला भाग है। ठीक है, अब देखो फीचर्स की बात करें, ये पश्चिम वाला भाग है, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, हाई टेरेन पर है। ये क्या हो जाएगा? अपर टाउन कहा जाएगा। ठीक है, ये वाला टाउन जो है वो आपका लोअर टाउन कहा जाएगा। मैं एक्चुअली यहां से समझाना चाहता था, इसलिए मैं उसको पहले नहीं बताना चाहता था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन। अब लोअर टाउन का एरिया क्या है? बड़ा है,
एंड दिस एरिया इज क्लियरली इंडिकेशंस कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रहती होगी, वो लोअर टाउन पे रहती होगी। मतलब जो मैंगो पीपल हैं वो कहां रहते होंगे, वो मैंगो जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और यहां हम देखेंगे वी कैन से डेट कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रहता होगा। आप चले जाइए रायसीना हिल्स, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं, है ना, लोअर टाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो एडमिन क्लास जो है शायद यहां रहा करती होगी। और ये यहां पर आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो यहां पर हम देखेंगे वी कैन फाइंड आउट दिस इज फोर्टिफाइड, ये दुर्गीकृत है। क्या प्रेसिडेंट से आप डायरेक्ट मिलने जा सकते हैं? नो, आपको वो इसलिए क्या है, आपका एनएसजी वाला कमांडो वाला रोक लेगा, भाई कहां जा रहे हो। यहां पर आपको फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, यहां तो कोई भी व्यक्ति घुस सकता है। और आप देखेंगे कि यहां आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति आ जाता है। वो बात अलग है कि आज की डेट में दिल्ली में हर कोई नहीं आ सकता, है ना, सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी है भाई लोगों। तो ये हो गया लोअर टाउन, दैट इज लोअर टाउन यूज फॉर द मैंगो पीपल। अब और भी चीजें हमें देखने को, तो इंपॉर्टेंट जो आपको है, देखो यहां पर आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, वो अगले मैप में मैं बता दूंगा। यहां पर आपको ग्रेट बाथ भी देखने को मिलेगा, ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलेंगे, वो अगले मैप में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा कहूं कि इट वाज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, दैट मींस ये प्रशासनिक ब्लॉक के तौर पर यूज किया जाता था। ये ऊंचाई पर भी था, ये नीचे था। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये टाउन प्लानिंग या वो व्यवस्था बहुत ही खास थी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये रायसीना हिल्स वाली कहानी, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन ये कॉमन फीचर क्या है, ये देखो ये मोहनजोदाड़ो का था, लेकिन ये इसके रेफरेंस के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैक्सिमम जगह यही यूज किया गया था। कुछ जगह टाउन जो है वो 3 पार्ट में भी देखने को मिलते हैं, जैसे धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो आपको 3 पार्ट में दिखाई देगा। तो एक्सेप्शनल तो हर जगह है, बस हमें उन्हीं चीज को थोड़ा थोड़ा सा देखना है और समझना है ना। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो अब आते हैं रिलीजियस लाइफ की ओर। द पीपल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग जो हैं उनकी धर्म क्या हुआ करता था। अभी तक हमने क्या सीखा, देखिए अभी तक हमने पॉलिटी को सीखा, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को सीखा है और हमने सोसाइटी को देखा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजन का संबंध हमने देखा था कहां से जोड़ा था, सोसाइटी से जोड़ा था, और सोसाइटी को ही हम समझने वाले हैं। तो सोसाइटी के थ्रू या रिलीजन से लाइफ पे हम देखते हैं। तो शुरुआत क्लास मैंने कहां से की थी, क्लास की शुरुआत मैंने आपसे की थी, दैट मीन्स ये धार्मिक जीवन से। तो इस पॉइंट से हम आसानी से समझ सकते हैं कि रिलीजियस लाइफ में गॉड एंड गॉडेस दोनों प्रेजेंट थे। देवी भी थे, देवता भी थे, श्रीदेवी भी थी, और हम कह सकते हैं गॉड भी थे। और हमने देखा कि देवी और देवता में प्रायोरिटी किसकी होगी। तो हमने जो वहां का सिस्टम है उसके आधार पर हमने देखा कि देवी की ज्यादा चलती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो पहले नंबर पर था, पशुपालन जो है वो सेकंड नंबर पर था। ये ऑलरेडी आपको क्लियर है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी क्लियर, है ना, एविडेंसेस ऑफ द गॉड एंड गॉडेस। लेकिन क्या अब इसलिए आप देखेंगे कि उनकी पूजा कहां की जाती थी, तो उनकी पूजा जो है मंदिर में बिल्कुल नहीं की जाती थी। मंदिर के प्रमाण जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं एविडेंस आपके कहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाँ, कुछ ऐसे प्रमाण जरूर मिले हैं, जैसे हम देखेंगे कि कुछ आरती वगैरह की जा रही है और मतलब कह सकते हैं, तो वो चीजें हैं। मतलब ये ओपन में आपकी वर्शिप करते थे, सीधी सी बात है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल। आप में से कोई क्लियर बताएगा कि मंदिर के प्रमाण सबसे पहले कब मिलते हैं, फर्स्ट टाइम व्हेन वी विल ऑब्जर्व एविडेंसेस ऑफ द टेम्पल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कब हमें मंदिर के सबसे पहले साक्ष्य मिलेंगे, सबसे पहले प्रमाण मिलेंगे। जैसे अभी हमने एरन अभिलेख में देखा, एरन अभिलेख में हमने 510 एडी में देखा कि सती प्रैक्टिस के हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर हमने कहा कि सती प्रैक्टिस मिलता है। तो टेम्पल के एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज अब इसी कह सकते हैं गुप्तास डायनेस्टी। गुप्तास वंश के दौरान हम देखते हैं बहुत ज्यादा बीसी मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना। तो और गुप्त वंश के आसपास ही हम देखते हैं कि भाई मूर्तियां बनाई जाने लगेंगी। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, तब हम बात करेंगे, ठीक है। मध्यकाल कह सकते हैं, ठीक है, और गुप्त डायनेस्टीज के समय पर हम कह सकते हैं। और गुप्त डायनेस्टीज के टाइम पे आएंगे, बहुत सारे मंदिर बनाए जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी आपको प्रमाण नहीं मिलेंगे, वैदिक कल्चर में भी नहीं मिलेंगे। तो ये हम आगे देखेंगे, आगे बने रहेंगे। तो यहां पर रिलीजियस लाइफ में हमने ये समझा, ठीक है।
द सिविलाइजेशंस वर सुपरस्टिशंस, दैट मीन्स वो अंधविश्वासी होंगे। अब देखो इसको हम कैसे समझते हैं, आपका दैट मीन्स आप अपने हाथ को देखिए, आपके हाथ में कलमा बंधा होगा, है ना, मतलब किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ में आप कलमा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कलमा क्या बताता है, जैसे आप देखेंगे कि ये सत्यनारायण की कथा हुई है, ये कलमा बंधा लो, ठीक है। तो हम इनके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये कलमा जो है दैट इज इंडिकेशंस करता है सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास। सभ्यता में बहुत बड़े लेवल पर एमुलेट्स मिले हैं और एमुलेट्स ये इंडिकेशंस करते हैं कि शायद सभ्यता के लोग जो हैं वो अंधविश्वासी थे, सुपरस्टिशंस में विश्वास करते थे। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि उनकी रिलीजियस लाइफ में अंधविश्वास की भी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, ठीक है। दे बिलीव इन द बेसिकली एनिमल वर्शिप्स, ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, हमें पशुपति देव मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति के कई फैक्टर्स की पूजा करते थे, जैसे आपके पीपल के वृक्ष की है, या हम कह सकते हैं प्रकृति की देवता। अब देखिए आपकी जो कृषि है, एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर किससे अच्छा होगा, वो नेचर से सही होगा। तो नेचर से संबंधित जितने भी गॉड हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा यहां समझ सकते हैं और आधार पर कह सकते हैं कि दे बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थ्योरी, या प्रकृति की पूजा करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं वी हैव फाउंड द बेसिक एविडेंसेस ऑफ द स्वास्तिक। स्वास्तिक जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और आप देखेंगे कि हिंदू कम्युनिटीज में इसको भी अभी भी यूज किया जाता है। तो स्वास्तिक का मतलब होता है दैट इज द सिंबल ऑफ द गुड लक, और शुभ कामना के प्रतीक के रूप में आज भी सोसाइटी में यूज किया जाता है। देखो क्वेश्चन ये पुट कर सकता है यूपीएससी कि जो आपकी जो मॉडर्न सिटी है या टाउन प्लानिंग है या जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है, उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ग्रिड सिस्टम को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप बेसिक ड्रेनेज सिस्टम को देख सकते हैं। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि 2 घंटे यदि तेज बारिश हो जाए तो आपको क्या है, चप्पू चलाना पड़ेगा, नाव चलानी पड़ेगी, है ना, ये आप सबको पता होगा, है ना। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ कितना बेकार है। कोई भी टाउन को बनाने से पहले ये चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस को यहां पुट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस लाइफ हम वहां से सीख सकते हैं और अभी भी चलती है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं और आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहां रिलीजन को भी आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में आप देखेंगे एमुलेट्स का भी उपयोग होता है, अंधविश्वास अभी भी है या सोसाइटी में, तो रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हैं स्वास्तिक का उपयोग कर रहे हैं। एंड दिस स्वास्तिक इज आल्सो यूज्ड बाय द बीसी हिटलर इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो आप थोड़ा समझते हैं। तो रिलीजियस लाइफ आपको समझ में आ गई। वी हैव सीन द बेसी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, क्लियर समझ में आया है या नहीं आया, पहले ये बताइए, देन आई एम गोइंग टू दैट मीन्स, ठीक है। ये थोड़ा एक समराइज भी बता दिया है मैंने। अब हम उसके फीचर्स को एक बार और देखेंगे और जो उसकी विशेषता हम उनको एक साथ ले लेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। तो ये देखिए वही चीज है, बट उसको क्या है कि थोड़ा मैंने अलग वे में बता दिया है, क्योंकि हमें इन 4 पैरामीटर्स पर ही सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री को आप इन 4 पिलर के माध्यम से ही समझे थे। तो ग्रीन सिग्नल मुझे मिल चुका है, कुछ लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं भी नहीं रुकता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। द साइलेंट फीचर ऑफ द इंटायर सिविलाइजेशंस। देखिए अब हम साइलेंट फीचर्स को देख रहे हैं और कुछ हम देखेंगे। तो साइलेंट फीचर में हम देखेंगे सबसे पहला फीचर है दैट इज अर्बन सिविलाइजेशंस। अब देखो अर्बन सिविलाइजेशंस के फीचर्स कहां देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, सरप्लस में भी बताया था, वहां से भी हमने समझा है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा अर्बन सिविलाइजेशंस के एविडेंसेस, वो आपको टाउन प्लानिंग में देखने को मिलेगा। शहर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा और 2 पार्ट में हमने देखा, एक वेस्ट है एक ईस्ट है, और वेस्ट में कौन रहता है ईस्ट में कौन रहता है, ये हमें सब चीजें पता है। शहर 2 भागों में बटा था, बट कौन से सिस्टम पर आधारित था, इट वॉज बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, ठीक है। और देखेंगे हम दैट इज लोअर टाउन अपर टाउन, है ना। ये अभी भी आप कभी जाने का मौका मिलता है आपको यूएसए, तो यूएसए में एक शब्द यूज किया जाता है डाउन टाउन, है ना। डाउन टाउन का मतलब है दैट मीन्स मेन शहर, तो वहां पर थोड़ी शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन वहां भी इस तरीके के शब्द चलते हैं, है ना। अपर टाउन लोअर टाउन इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डाउन टाउन, करेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अर्बन सिविलाइजेशंस के एविडेंसेस वो आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो सड़कें हैं वो राइट एंगल्स पर आपको देखने को मिलेंगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर्स एट राइट एंगल। गॉट इट माय पॉइंट्स। ये सारी विशेषताएं किस चीज को इंडिकेट करती हैं,
ऑल दीज फीचर इज गोइंग टू इंडिकेट अर्बन सिविलाइजेशन, करेक्ट है। इसके अलावा ग्रिड सिस्टम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ऑल दीज फीचर्स इज वेरी क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन था। और ये मैप दोबारा आ गया है, और दोबारा मैप को बेसिकली हम नमस्कार करेंगे, और नमस्कार करते हुए इसको हम आगे स्किप भी कर देंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। व्हाट इज माय पॉइंट्स? तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, और आगे बढ़ गया हूं। अब देखिए, अर्बन सिविलाइजेशंस के कुछ एविडेंसेस आपको और देखने को मिलते हैं, और वो मिलते हैं ग्रेट बाथ दैट इज इन द मोहनजोदारो। देखिए, इसको थोड़ा आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3G। 3G का मतलब है ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, गलती हो गई है ना, दोबारा ठीक नहीं किया है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट बाथ, और एक और मिलेगा दैट इज गर्ल, और ये गर्ल होंगी ब्रॉन्ज की। तो 1G है ना, 2G है ना, और ये 3G, एंड दिस इज कॉल्ड जीजा जी है ना, ऐसे हम कह सकते हैं जस्ट फॉर फन, ठीक है। दैट इज बेसिक कह सकते हैं। तो जीजा जी याद रख लेना, या 3G याद रख लेना, एंड दीज ऑल दीज फाउंड इन द मोहनजोदारो, ध्यान देना। तो वी कैन से दैट मोहनजोदारो से 3 चीजें मिली हैं। और अब हम बात करने वाले हैं विशाल अन्नागार, स्नानागार की। ग्रेट बाथ दैट मीन्स स्नानागार है ना, वो स्थान जहां पर स्नान किया जाता है, सम काइंड ऑफ द स्विमिंग पूल, वी कैन से दैट। और इसका आकार थोड़ा सा देखने को मिलेगा 11, 7 पॉइंट, ठीक है। ये लगभग लंबाई चौड़ाई, और हम देखेंगे कि आपका गहराई कुछ इस तरीके से देखेंगे। खास बात, ओके, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये ट्रांसलेशन मैंने दूसरी फाइल ले ली है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हम देख लेंगे। इस स्नानागार में एक खास बात देखने को मिली है कि ये मान के चलो स्नानागार है, आप इसे दोनों तरफ से अप और डाउन कर सकते हैं। मतलब इस स्नानागार के अंतर्गत आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। दिस ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। मैंने आपको 2 भाग बताए थे, वेस्ट और आपके ईस्ट। तो ये कौन से वाले भाग में होगा? कुछ इधर वाले भाग में होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर इस ग्रेट बाथ के नजदीक में कुछ रूम्स भी देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज फॉर द चेंजिंग द क्लॉथ्स। आप कभी जाने का मौका मिले, जैसे आप देखेंगे, लेट सपोज जो होली रिवर्स होती हैं, होली रिवर्स के समय पर वहां आपको देखने को मिलता है कि लोग डुबकी मारने आते हैं। जैसे आपके आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं हिंदू मैथोलॉजी या जो हिंदू व्यवस्था के अनुसार, तो वहां भी आपको कुछ इस तरीके के टेम्परेरी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती है। बाकी स्विमिंग पूल के नजदीक तो होता ही, या तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दैट मीन्स बाथरूम का जो फ्लोर है, सॉरी, जो आपका जो स्नानागार है, उसका जो फ्लोर है दैट इज वो जो पकी हुई ईंटों का बना हुआ है, ध्यान देना। तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग जो है वो यहां पर किया गया है फ्लोर को बनाने में। ये थोड़ा मैं ठीक कर दूंगा, ये वाला जो सेक्शन है, देन उसके बाद मैं फाइल भेज दूंगा, शायद ये वाली भेजी भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये स्नानागार का मतलब ये क्या है? दैट मीन्स इसका उपयोग ये कौन से पार्ट में है? वेस्ट वाले पार्ट में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ईस्ट वाले लोग जो है वो आते थे, बट कब? रोज जा रहे हैं? नो, रोज डुबकी नहीं अलाउ है, रोज नहीं है, ये केवल डुबकी अलाउ होगी कुछ विशेष अवसर पर। विशेष अवसर का मतलब है, हो सकता है पूर्णिमा हो सकता है अमावस्या हो, या ऐसा कुछ काम। तो स्पेशल फीचर्स दैट मीन्स होंगे, या कोई स्पेशल फेस्टिवल होगा, तभी ये इनका उपयोग किया जाता था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस स्नागार का उपयोग जो है वो किसके लिए यूज किया जाता था? वो स्पेशल पर्पस और रिलीजियस पर्पस के लिए, ना कि रोज डुबकी मारना ये बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। किसकी बात की जा रही है? विशाल स्नानागार, सॉरी, और ये ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला है। ये समझ लीजिए, ये देख लो, है ना, एक सामने एक धुंधला धुंधला सा चित्र आ रहा होगा आपके पास, और इस चित्र में आप देखेंगे ये मैप भी वही है जो मोहनजोदाड़ो में देखा था, और मैं पहुंच गया हूं ग्रेट बाथ, है ना। ग्रेट बाथ जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, मैप में क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है, ये भी मोहनजोदाड़ो का ही मैप है, ध्यान देना। जो मैप आपको दिखाया था
वही ये क्या है, फोर्टिफिकेशन है ना, पिलर हॉल है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये भी अभी हम देख लेंगे पिलर हॉल। और ये वाला भाग कौन से भाग में है, पश्चिम वाले भाग में। ये लोअर टाउन है और ये लोअर टाउन कहां पर है, दैट इज ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्ट वाले पार्ट में है जहां पर मैंगो पीपल्स रहा करते हैं, ठीक है। ये आपका एचआर एरिया, वी कैन से दैट ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान वाला एरिया है। तो इस तरीके से मोटे तौर पर आप एरिया को समझ सकते हैं और टाउन प्लानिंग को बखूबी समझ सकते हैं। देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली देखिए यहां पर अलग अलग एरिया हैं और इनको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेन एरिया वो ये है ना। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एरिया है और ये एरिया है वो टाउन से ही लगे हुए हैं, बट ये सेपरेटेड है, ठीक है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि टाउन प्लानिंग, देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि क्या हमारी टाउन प्लानिंग बेस्ट है या नहीं है। तो हम यहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं क्लियर है, ठीक है। सभ्यता के लोग जो हैं वो, देखो अभी हमने देखा था चैल्कोलिथिक एज में, और चैल्कोलिथिक एज में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स, ठीक है, जो ग्रेव थी वो क्या है, अपने घर में ही दफन कर देते थे। लेकिन यहां के जो लोग हैं वो कहां कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर बाहर की जगह पर कर रहे हैं। उनका जो कब्रिस्तान है वो टाउन से बाहर की ओर होता था, जबकि प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने देखा था कि वो क्या है आपका, वो शहर के अंदर ही होता था या घर में ही आपने आंगन में कब्र को दफन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ करते। तो अलग अलग एरिया हैं और अलग अलग एरिया का अलग अलग यूज किया जाता था, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। जहां पर मैंगो पीपल्स रहा करते हैं और आम जनता का निवास स्थान हुआ करता है, बस यही चीज हमें याद रखना है, ठीक है, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये है आपका वो स्नानागार जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये भी आपका देखने को मिलेगा कि आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। आप देखेंगे इसका जो फर्श है वो क्या है, वो भी आपका बहुत अच्छा है देखने को, वो पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है। यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ये बहुत क्लियर पिक्चर है। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि एंट्री कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमें एक्चुअली रिसर्च तो करनी नहीं है, हमें केवल इसको समझना है कि क्या है, कैसा हुआ करता था। तो इस तरीके से ये एक बड़ी ही खास इमारत या वो था। इसके अलावा आप यहां से आप देख सकते हैं ये जो कमरे वगैरह का जो है वो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां पर कुछ कमरे वगैरह मिले जहां पर आप कपड़े क्लॉथ्स जो है वो चेंज करते थे। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रैंडी, दैट इज आल्सो फाउंड इन द मोहनजोदारो। ये उसका आकार हो जाएगा लगभग लगभग, ये भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं है। नंबर ऑफ ग्रेनरीज इन द सिटाडल ऑफ द हड़प्पा, ये भी ग्रेनरी बताया था, ये भी आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज। और हड़प्पा में, हड़प्पा का जो गढ़ में है अन्नागार की संख्या 6। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इनकी संख्या जो है वो ज्यादा। तो मेन टाउन कौन है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये दोनों जगह देखने को मिलेंगी, लेकिन हड़प्पा में जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। हड़प्पा में कुछ 2 बैरक्स भी मिले हैं, 2 रूम के बैरक्स भी मिलते हैं। और बैरक्स का यूज किसके लिए किया जाता है, सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सोल्जर्स मतलब जो आप देखेंगे कि जो वॉर में यूज किए जाते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि दीज 2 रूम्स यूज ओनली फॉर द लेबर क्लास, जो आपके लेबर मतलब मजदूर हैं उनके लिए उपयोग किया जाता था। अब मैंने इनको सोल्जर्स क्यों नहीं कहा, सोल्जर्स इसलिए नहीं कहा क्योंकि दे वर नॉट फैमिलियर विथ बेसी वॉर, वो वॉर में नहीं थे, उनको मजदूरों की आवश्यकता थी, तो शायद वो उनका उपयोग मजदूर के लिए किया करते थे। हाँ, वॉर नहीं था तो मैंने यही बोला है कि बैरिक्स जैसी चीजें मिली हैं, सम काइंड ऑफ द बैरिक्स इज फाउंड, बट बैरिक्स इज सिमिलर लाइक दैट मींस, ठीक है, वहां पर हम सोल्जर्स तो है नहीं है, तो सोल्जर्स नहीं होंगे तो किसके लिए होगा, शायद वहां लेबर क्लास रहा करती होगी, ठीक है। तो 2 कमरे वाले बैरिक्स मिले हैं जो संभवतः दैट मजदूरों के लिए होते थे, प्रोबेबली मीन्ड फॉर द लेबर क्लास, संभवतः, है ना। अब यदि वॉर की कंफर्मेशन होगी तो हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, दैट इज यूज फॉर द सोल्जर क्लास, बट वॉर की कंफर्मेशन अभी दिखाई नहीं देती है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दैट इज यूज ओनली, प्रोबेबली यूज फॉर द लेबर क्लास। नाउ पॉइंट इज क्लियर आई थिंक, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि कालीबंगा के दक्षिणी भाग में ईंटों के चबूतरे भी मिले। अब देखो क्या होता है, कालीबंगा दिस इज द अनदर साइड, ठीक है, और हम देखेंगे साउथ पार्ट ऑफ द कालीबंगा विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर द, दैट मींस अन्नागार, ये एक्चुअली अन्नागार होगा। देखा एक्चुअली क्या होता है, देखो कालीबंगा में भी कुछ इस तरीके की चीजें मिली हैं, मतलब
कुछ ऊंचाई वाले भाग में, अब थोड़ा दक्षिण वाले, तो कालीबंगा थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो सकता है क्योंकि हम देखेंगे वेस्टर्न पार्ट में, जबकि यहां दक्षिणी वाले भाग में कोई ऊंचाई वाला भाग देखने को मिल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि शायद यहां भी एक ग्रीनरी था, बट ये ग्रीनरी जो है वो साउथ पार्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं टाउन प्लानिंग बहुत ही व्यवस्थित थी और ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा मैनेज था और ये एक नगरी सभ्यता को बताता है। ये आपके सामने है एक पिक्चर जो ये बताता है आपका जो ग्रीनरी के उदाहरण। अब आप बोलेंगे सर ये ग्रीनरी जैसा तो दिख नहीं रहा। भाई लोगों, बहनों लोगों, ठीक है, ये मित्र लोगों, दोस्तों, ये जो है वो आपका अवशेष है। ऑल दीज आर द एविडेंसेस, एक्चुअल नहीं है। इतने दिन के बाद ये बचा खुचा है, वही आपको मैं बता रहा हूं। वहां जाके आपको शायद ये भी ना मिले, तो जो कुछ है वो यही है समझने के लिए, और इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये ग्रेनरी है और इनका उपयोग जो है वो अन्न को या कह सकते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए किया जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं हम, इस तरीके से देखते हैं। हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, एंड दिस इज द बेसिक क्लियर इंडिकेशन ऑफ द बेसिक हड़प्पा सिविलाइजेशन, दैट इज अर्बन सिविलाइजेशंस। और यहां पर हम देखते हैं कि इजिप्ट में इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती। मैंने आपको बताई थी समकालीन पुरानी जो आपकी सिविलाइजेशंस थी उसमें हमने देखा था, और इजिप्ट दैट इज बेसिक कह सकते हैं मिस्र, वहां पर वास्तव में एक्चुअली पकी हुई ईंटें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक, इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस द अर्बन सिविलाइजेशंस, दैट मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द बेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस ऑफ द बेसिक कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस। जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें सबसे बेस्ट थी ये वाली, और ये अर्बन सिविलाइजेशंस के उदाहरण थी। इसके अलावा कैसे पता चलेगा? इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि यहां पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत व्यवस्थित था। मैंने आपको बताया कि यदि दिल्ली में आप देखेंगे 2 घंटे बहुत तेजी से बारिश हो जाए तो आपको चप्पू चलाकर आना होगा, है ना। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे, न्यूज चैनल, टीवी चैनल, और ये आते रहते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खास थी, और कई शहरों में तो क्या होता था, दैट मीन्स ठीक है, सभी शहरों में अपना अपना आंगन बताया गया है, और इसके अलावा हम देखेंगे खुद के बाथरूम्स हुआ करते थे। ठीक है, अभी तो क्या है, मोदी सरकार शौचालय बनवा रही है हर जगह, ठीक है ना। वहां पर आप देखेंगे कि हर जगह व्यवस्थित थी, तो वी कैन से दैट कि जो आपका जो हाइजीन है या व्यवस्था है उसको काफी ध्यान में रखा गया था। ठीक है, तो अर्बन सिविलाइजेशंस की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं, और आगे की कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।